क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन, ये छठे सेमेस्टर का आपका सब्जेक्ट है, जिसमें अब इसी साल इसका नाम चेंज हुआ है। लास्ट ईयर इसे क्वांटिटी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग कहा करते थे और इस बार इसका नाम क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन हो गया है। तो इससे रिलेटेड मैं इससे पहले अपने कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जो आपने देखे भी होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपके लिए लाभदायक रहे होंगे। इसी के अंतर्गत क्वांटिटी सर्वे के अंतर्गत मैं अभी तक 3 चैप्टर अपने कंप्लीट कर चुका हूं। पहला मेरा क्वांटिटी सर्वे एंड इट्स इम्पोर्टेंस, दूसरा मेजरमेंट और तीसरा टाइप ऑफ एस्टीमेट। ये मेरा चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है डिटेल मेजरमेंट फॉर ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग। एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए डिटेल एस्टीमेट बनाना। तो इसमें मैंने अपने पिछले चैप्टर में 2 रूम बिल्डिंग को डिस्कस किया था, लेकिन पिछले टर्म पर मैंने लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड डिस्कस किया था। आज मैं इसी के अंतर्गत इसी सवाल को, जो कि हमारा रेजिडेंशियल बिल्डिंग का सवाल है, 2 रूम बिल्डिंग का सवाल है, लेकिन आज हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड न ले करके आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल लाइन मेथड। सेंट्रल लाइन मेथड को डिस्कस करेंगे। लेकिन बच्चों, इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वो ये है कि आज आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, आज उन बच्चों के लिए जो कि सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं, उनकी परीक्षा इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप की होने जा रही है। ये आज न्यूज़पेपर में अपडेट है। लिहाजा इसको मैं ये समझता हूँ कि अब आपको आपकी जो एक परीक्षा होगी वो कि डिस्क्रिप्टिव ना हो करके ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। लिहाजा अब आपकी जिम्मेदारी, ये उन बच्चों की जिम्मेदारी जो कि छठे सेमेस्टर में इस बार पढ़ रहे हैं, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, बल्कि मैं एक तरीके से कहूँ तो डबल जिम्मेदारी हो जाती है। आप कहेंगे कैसे? इसलिए कि बेटा आपको परीक्षा देनी है और परीक्षा में जो क्वेश्चन आएंगे, जो प्रश्न आएंगे, वो ऑब्जेक्टिव आएंगे और बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। लिहाजा उनके 4 विकल्प दिए होंगे, उसमें एक सही होगा जो आपको तलाश करना होगा और उनको टिक करना होगा। लिहाजा अब आपको इस सब्जेक्ट को या वो सारे सब्जेक्ट जो छठे सेमेस्टर में हैं, आपको अब पढ़ने होंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के या ऑब्जेक्टिव के अनुरूप। लिहाजा आपको इसके समान तैयारी करनी होगी और आपको तैयार होना होगा ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा देने के लिए। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये मेरी जो किताब है, जिसका नाम है मात्रा सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन। तो इसमें आप देखेंगे कि प्रत्येक चैप्टर में, जहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो रहा है, उसके बाद में मैंने उस चैप्टर से संबंधित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके लास्ट में दिए हैं। लिहाजा आप उनको पढ़ करके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न के आंसर लगा सकते हैं। लिहाजा अगर आपको एग्जामिनेशन में अच्छे नंबरों से पास होना है, तो अब आपको डिस्क्रिप्टिव की जगह पर ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना होगा और उसी के अनुसार तैयारी करनी होगी। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि आपकी ये ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा की तैयारी एनफ होगी या उसमें आप कामयाब हो जाएंगे? इसमें आप एग्जामिनेशन में कामयाब हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है जब आप इसको ऑब्जेक्टिव टाइप पर ध्यान दे करके सारे बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे तो मेरा आशीर्वाद है और मेरी दुआ है कि आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। लेकिन बेटा, खाली पास होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमारी एक और जिम्मेदारी है कि हमें परीक्षा पास करने के बाद रिजल्ट जब हमारे पास आ जाएगा, तो फिर हमें अपना एम्प्लॉयमेंट या अपना जॉब भी तलाश करना होगा। और उस जॉब को तलाश करने के लिए जाहिर है हम फील्ड में जब ही रुक पाएंगे, जब ही सर्वाइव कर पाएंगे, जब हमारे पास पूरी कंप्लीट नॉलेज होगी। अब नॉलेज के रूप में यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जब तक आप नहीं करेंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव में अब इतने बड़े बड़े सवाल ऑब्जेक्टिव में नहीं हो सकते, लेकिन इनका करना भी इसलिए ज़रूरी है कि खाली आपको परीक्षा ही पास करना काफ़ी नहीं है, बल्कि परीक्षा पास करने के बाद आपके आने वाली जो ज़िंदगी है उसमें आप एग्जिस्ट कर सकें, उसमें आप सर्वाइव कर सकें, उसके लिए आपको इस सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है।
जैसे मिसाल के तौर पर यदि आप किसी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में या किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास आप जाते हैं तो वहाँ पर आपसे वो ड्राइंग से लेकर के और भवन निर्माण तक के जितने भी कार्य होते हैं उनमें से कोई सा भी आपको कार्य दिया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ, यदि आपको नक्शा दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि भैया इस नक्शे को देख करके इससे संबंधित एस्टीमेट बनाइए, तो आप जब ही बना पाएंगे जब आपने एस्टीमेट किया होगा, आपको नक्शा अच्छी तरीके से पढ़ना आता होगा, आपको ड्राइंग की समझ होगी, तभी आप उसका एस्टीमेट बना पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, यदि आपके भवन पर सुपरविजन करना है तब भी आपको इस नक्शे की ज़रूरत होगी और इसके अनुसार ही आप उसका सुपरविजन कर सकते हैं, अर्थात इसको मूर्ति रूप दे सकते हैं। तीसरी जॉब हो सकती है कि आपको ऑफिस में बिलिंग का कार्य मिल जाए। लिहाजा बिलिंग का कार्य करने के लिए भी आपको ज़रूरी है कि आपको एस्टीमेट आना चाहिए। यदि आपको एस्टीमेट नहीं आता है और आप नहीं जानते हैं कि एस्टीमेट किस प्रकार से निकाला जाता है, तो बेटा आपकी एग्जामिनेशन के बाद जो आने वाली ज़िंदगी है उसमें आप अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आज से अब जुलाई में आपकी परीक्षा होनी है, आपके पास 1 ही महीने का टाइम है मैं समझता हूँ। लिहाजा इसमें आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी करें और डिस्क्रिप्टिव पर भी पूरा ध्यान दें। ऑब्जेक्टिव इसलिए पढ़ें कि आपको परीक्षा पास करनी है, डिस्क्रिप्टिव इसलिए पढ़ें कि आपको परीक्षा पास करने के बाद एम्प्लॉयमेंट लेना है। लिहाजा बस मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए विराम कर देते हुए आगे बढ़ता हूं और आज ये क्वेश्चन जो कि हमारा डिटेल एस्टीमेट का क्वेश्चन है और रेजिडेंशियल बिल्डिंग का है, इस और हमने लिया है 2 रूम बिल्डिंग, लेकिन आज हम मेथड इसमें प्रयोग कर रहे हैं सेंट्रल लाइन मेथड। तो बच्चों आज के लेक्चर को आप ध्यान से सुने, बिल्कुल फोकस करके सुने, कंसंट्रेशन पूरा ध्यान दें और आप इसे समझने का प्रयास करें। मैं समझता हूं कि मेरे समझाने के बाद आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं सेंट्रल लाइन मेथड से। मैंने एस्टीमेट के 2 मेथड बताए थे, एक लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड और दूसरा सेंट्रल लाइन मेथड, और ये भी बता दिया था कि दोनों से आंसर एक ही आता है। लिहाजा आज हम करेंगे 2 रूम बिल्डिंग का एस्टीमेट बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे सेंट्रल लाइन मेथड से। तो देखिए, इस क्वेश्चन के से रिलेटेड हमें ये नक्शा दिया हुआ है, ये हमारा प्लान है और ये हमारा सेक्शन है। ये 2 रूम बिल्डिंग का प्लान है, इसमें एक कमरा 3x4 का है, एक कमरा 4x4 का है और तीनों दीवारें, आउटर दीवार और सेंटर वाली दीवार 30 सेंटीमीटर की है। लिहाजा ये सेक्शन दिया हुआ है, सारी दीवारें चूंकि समान है लिहाजा एक ही सेक्शन दे दिया है और सब दीवारों के लिए। लिहाजा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा जो स्टेप होगा वो सॉल्यूशन हमारा यहाँ शुरू होता है। और जैसा कि मैं आपको मालूम है या मैं ही बता देता हूँ कि इसमें भी हमें 4 चीज़ों की कैलकुलेशन करनी है, जो कि हमने पिछले सवाल में लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से की थी। 5 चीज़ों की, जिसमें अर्थवर्क निकाला था एक्सकेवेशन में, सीमेंट कंक्रीट निकाली है, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क फाउंडेशन में निकाला है और 2.5 सेंटीमीटर की डीपीसी निकाली थी और 5वां नंबर फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क निकाला था। लिहाजा आज भी हम इन 5 ही आइटम की क्वांटिटी निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे सेंट्रल लाइन मेथड से। तो जैसा कि ये हमारे पास प्लान मौजूद है, मैंने अभी आपको बताया 3x4 का एक कमरा, 4x4 का एक कमरा, दोनों के बीच में एक दीवार 30 सेंटीमीटर की और आउटर दीवारें भी 30 सेंटीमीटर की हैं। लिहाजा एस्टीमेट बनाने के लिए सबसे पहले हमने लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में भी सेंट्रल लाइन निकाली थी और यहाँ भी हम सेंट्रल लाइन निकालेंगे। इसमें जरा सी चेंज एक ये है कि एक रूम बिल्डिंग में क्लियर कट इंटरनल डायमेंशन दी होती है, लेकिन चूंकि ये 2 रूम हैं लिहाजा ये अलग अलग इंटरनल डायमेंशन दी हुई हैं। ये वाला रूम 3 मीटर चौड़ा और ये वाला रूम हमारा 4 मीटर चौड़ा है। लिहाजा अब हमें
आउटर साइड वाल और आउटर साइड वाल दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी। लिहाजा इसे ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहला रूम हमारा 3 मीटर का, ये मैंने लिख दिया 3 मीटर। उसके बाद सेंटर वाल हमारी 30 सेंटीमीटर की, तो ये हमने लिखा 30 सेंटीमीटर। दूसरा रूम हमारा 4 मीटर का है, लिहाजा हमने 4 मीटर लिख लिया। अब हम जानते हैं कि आधी चौड़ाई हमें इस आउटर वाल की लेनी है, आधी चौड़ाई हमें इस आउटर वाल की लेनी है। तो हम इसे 15-15 लिख दें या दोनों को एक साथ लिख दें, चूंकि दोनों दीवारें एक ही साइज की हैं। लिहाजा मैंने इसको लिख लिया 0.3। इसका मतलब 3 हमारे पास रीडिंग आई। पहला कमरा 3 मीटर का, सेंटर वाल 0.3 मीटर की, दूसरा कमरा 4 मीटर का, और हम दोनों साइड की आधी आधी वाल को सम करके 30 सेंटीमीटर आया। और जब हमने इसे पूरे को सम किया तो हमारी डायमेंशन हो गई ये 7.6 मीटर। यानी 7.6 मीटर जो है वो सेंटर टू सेंटर लेंथ है लंबी दीवार की। समझ में आ गया होगा आपकी। इसको मैंने कल भी निकाला था, आज मैंने दोबारा निकाल के बताया। अब इसी तरह से हम सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालेंगे छोटी वाल की। तो छोटी वाल या लंबी वाल, दोनों ही दीवारों की सेंटर लाइन की लंबाई निकालने के लिए कल भी मैंने बताया था, फिर बता रहा हूं, बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा। इसमें दोनों में ही आधी आधी दीवार की चौड़ाई जोड़ी जाती है। किसमें? सेंट्रल लाइन की लंबाई निकालने के लिए, चाहे लंबी वाल की हो चाहे छोटी वाल की हो। तो अब हम छोटी वाल की निकालने हैं, लिहाजा छोटी वाल हमारी ये है और ये है 4 मीटर की, ये लिखा हमारा डिस्टेंस। तो 4 मीटर की ये वाल है, लेकिन इस साइड में 15 सेंटीमीटर, इस साइड में 15 सेंटीमीटर, दोनों को मिलाकर 30 सेंटीमीटर, जो हुआ 0.3 मीटर। लिहाजा इसको हमने जोड़ दिया तो ये हो गया 4.3 मीटर। एक हमारी सेंटर लाइन आ गई 7.6 मीटर और दूसरी आ गई 4.3 मीटर। तो हम ये हम देख रहे हैं कि इसमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यानी लंबी दीवार की सेंटर से सेंटर लंबाई 7.6 मीटर और छोटी दीवार की सेंटर से सेंटर लंबाई 4.3 मीटर। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर लंबी दीवारें 2 हैं, एक ये है और एक ये है। लिहाजा और छोटी दीवारें आप देखेंगे सब 3 हैं, 1, 2 और ये 3। तो लंबी दीवार 2 और छोटी दीवारें 3। लिहाजा हमने लिखा यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन। अब हम इन चारों दीवारों की सेंटर लाइन की लंबाई को जोड़ेंगे, टोटल सेंटर लाइन निकालेंगे। लिहाजा लंबी दीवार की 2 लंबाइयां, तो लिख दिया हमने 2 नंबर 2 सेंटर लाइन ऑफ लॉन्ग वॉल, यानी लंबी दीवार की लंबाई को 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों की लंबाई आ जाएगी। प्लस के साथ में सेंटर लाइन जो छोटी वाल की है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों वाल की लंबाइयां आ जाएंगी। इस प्रकार आप देखेंगे कि इसकी भी लंबाई आ गई और इसकी भी लंबाई आ गई सेंटर टू सेंटर, प्लस ये वाली दीवार, प्लस ये वाली दीवार, प्लस ये वाली दीवार, यानी छोटी दीवारें 3 और लंबी दीवारें 2। लिहाजा हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया लंबी दीवार की सेंटर लाइन को और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया छोटी दीवार की लंबाई को। लिहाजा हमारा ये आंसर आया, वो आया 2 × 7.6 प्लस 3 × 4.3। तो टोटल आ गया साहब 28.1 मीटर। क्या है साहब ये 28.1 मीटर? ये है चारों दीवारों की टोटल सेंटर लंबाई। चूंकि हम सेंटर लाइन मेथड से कर रहे हैं, लिहाजा हमें टोटल लंबाई निकालनी पड़ेगी। ये चीज़ हमने उसमें नहीं निकाली थी लॉन्ग वार में, इसमें हमें निकालनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ जो खास तवज्जो देने की बात है इसमें वो ये एक है, आप देखिए ये जो हमने लंबी दीवार की लंबाई ली और सपोज अभी आप ये देख रहे हैं, मैंने इसको माना 30 सेंटीमीटर, ये माना 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर। अगर ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर लेवल पर सेंटर लाइन है, अब यदि हम यही सेंटर लाइन बुनियाद लेवल पर या फाउंडेशन लेवल पर निकालना चाहें
और हम इस प्लान को ज़रा सा चेंज कर दें और 30 की जगह पे हम ये कह दें कि ये 1.0 मीटर, ये भी 1.0 मीटर और ये भी 1.0 मीटर, 30 में हटा देता हूँ मैं से। इसका मतलब ये है कि ये हमारा फाउंडेशन लेवल का ट्रेंच प्लान हो गया। इसमें से चलिए खिड़की लगे, तो ये हमारा ट्रेंच प्लान हो गया और कहाँ पर हो गया, सेंट्रल लाइन पर। तो देखिए अब हमने लंबी दीवार की लंबाई खोदने के लिए यहाँ से सेंट्रल लाइन तक खोदा, तो ये पूरी मिट्टी खुद गई। यहाँ से सेंट्रल लाइन से खोदा सेंटर तक, ये पूरी खुद गई। जब हम इस सेंटर वाली दीवार को खोद रहे हैं चौड़ाई में, तो आप देखेंगे जो सेंट्रल लाइन मैंने निकाली है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसका मतलब ये है कि ये वाला पार्ट जो मैंने ए से दिखाया है कलर करके और ये वाला बी पार्ट, तो ये हमारी कैलकुलेशन में बेटा 2 बार आ गया। एक बार लंबी दीवार में भी आ गया, एक बार छोटी दीवार में भी आ गया। लिहाजा इसका मतलब है जो अभी हमने लंबाई निकाली है 28.1 मीटर और इसमें से हम माइनस करेंगे जो 2 बार आ गया है, यानी उसको 1 बार का माइनस कर देंगे। आधा ये और आधा ये वाला, आधा ये वाला और आधा ये वाला, दोनों को हम एक आधा आधा करके माइनस कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे सपोज अब मैंने आपको बताया था कि ये वाला प्लान हमारा कहलाया ट्रेंच प्लान, फाउंडेशन प्लान। इस फाउंडेशन प्लान में जो चौड़ाई है वो 1 मीटर की है, समझ रहे हैं। अभी जो मैंने आपको बताया था जिससे कि सेंट्रल लाइन की लंबाई निकाली थी वो बताया था इस लेवल पर, लिहाजा यहाँ पे 30 सेंटीमीटर का आधा जोड़ा था। अब मैं बात कर रहा हूँ इस लेवल की, फाउंडेशन लेवल की। तो अब यानी यहाँ पर मिट्टी का कार्य हमें कितनी लंबाई में करना पड़ेगा, तो एक लंबाई तो आ गई 28.1, लेकिन इसके साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि 28.1 मीटर लंबाई में ये वाला पार्ट 2 बार आ गया, लिहाजा इतना हमें माइनस करना होगा। या अगर हम ये कहें दूसरे शब्दों में कि इस की खुदाई करने के लिए या खाई खोदने के लिए या बुनियाद बनाने के लिए हमें कितना एक्सकेवेशन अर्थवर्क का करना पड़ेगा। इसका मतलब है इसकी जितनी लंबाई होगी वो लंबाई और इनटू चौड़ाई और इनटू गहराई ये करना पड़ेगा। लेकिन पहले हम लंबाई को सही करते हैं। लंबाई थी हमारी 28.1, लिहाजा हमने ये लिखा, देखिए एक्सकेवेशन ऑफ अर्थवर्क इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल सेंटर लेंथ यानी 28.1, इसमें से हम माइनस करेंगे दो हैं ये 2 पार्ट और कितने कितने के हैं, आधे के हैं। इसके 1/2, 2 इंटू 1/2 चौड़ाई का, 2 इंटू 2 चौड़ाई, यानी जितनी भी चौड़ाई है उसका 1/2। तो ये हमने लिखा टोटल सेंटर लाइन लेंथ जो 28.1 मीटर है, इसमें से माइनस किया 2 इंटू 1/2 ब्रेथ इंटू ब्रेथ ऑफ द फुटिंग और इंटू हाइट। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल हमारा एक्सकेवेशन की क्वांटिटी। इसको न्यूमेरिकली हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि टोटल सेंटर लाइन लेंथ 28.1 मीटर माइनस 2 बार 1/2 का 1 मीटर, 1 मीटर का 1/2। देखिए 1 मीटर की चौड़ाई है ये और ये आधी है, लिहाजा आधा ये और आधा ये, इसको हम लिख देंगे 2 इंटू 1/2 इंटू 1। तो 2 से 2 कट गया, तो इसका मतलब आ गया। और यहाँ पर 1 इंटू 1 जो है ये चौड़ाई खत्ती की और ये ऊंचाई खत्ती की, लिहाजा यहाँ पर आ गया 28.1 माइनस 1 यानी 27.1 इंटू 1 इंटू 1। इसका मतलब ये है कि ये 28.1 की जगह लंबाई हमारी रह गई 27.1। समझ में आ गया आपकी। ये हमने क्यों किया, इसलिए किया कि फाउंडेशन खोदते समय हमने ये वाला हिस्सा हमारी सेंटर लाइन निकालने के लिए 2 बार आ गया।
लिहाजा हम इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए ये है कि इसकी चौड़ाई का आधा, इसकी चौड़ाई का आधा, तो हमने 28.1 जो हमारी पूरी की पूरी चौड़ाई थी उसमें से माइनस कर दिए 2 पार्ट, 1 मीटर का 1/2, तो 2 से 2 कट गया और 28.1 में हमारा 1 मीटर माइनस हो गया, तो 27.1 इसकी लंबाई रह गई। किस लेवल पर सर? फाउंडेशन लेवल पर। इसका मतलब ये है कि टोटल सेंटर लाइन चारों निकालने के बाद जो हमने चारों को जोड़ करके निकाली उसमें से हमने फाउंडेशन लेवल पर लंबाई निकालने के लिए इन दोनों पार्ट को जो 2 बार आ गए उसे माइनस कर दिया। इसका मतलब इसकी चौड़ाई माइनस हो जाती है 1 और इसकी चौड़ाई जितनी होती है उसे 28.1 में से माइनस कर दिया, तो ये 27.1 रह गई टोटल लंबाई। ध्यान रहे, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि टोटल, फिर दोबारा से समझाता हूँ, टोटल लेंथ ऑफ सेंट्रल लाइन हमारी आई थी, 2 सेंट्रल लाइन थी हमारी लॉन्ग वाल की और 3 सेंट्रल लाइन थी हमारी शॉर्ट वाल की। तो इन तीनों को प्लस इन दोनों को हमने जब जमा किया तो जमा करने के बाद 28.1 मीटर टोटल लंबाई आ गई। लेकिन आप इसमें देखेंगे कि इतना पार्ट, आधा ये और आधा ये, हमारा लॉन्ग वाल में भी आ रहा है और शॉर्ट वाल में भी आ रहा है। लिहाजा 2 बार आने के कारण हम इसको माइनस करेंगे। और सही शब्दों में अगर आप समझें तो इसको माइनस करने का तरीका ये है कि फुटिंग जितनी चौड़ी होती है उसको ही माइनस कर देते हैं। तो 28.1 में हमने 1 मीटर माइनस कर दिया, तो ये 27.1 रह गया और उसको हमने चौड़ाई और फिर गहराई से गुणा कर दिया, तो ये हमारा आ गई क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क, यानी बुनियाद खोदने के लिए मिट्टी खुदाई का कार्य। ठीक है, अब इसी तरीके से सारी फुटिंग, इसके ऊपर फुटिंग नंबर 1, फुटिंग नंबर 2, फुटिंग नंबर 3, फुटिंग नंबर 4, इन चारों की लंबाइयां निकालने के लिए 28.1 में से ये लंबाइयां माइनस हो जाएंगी और इनकी चौड़ाई और इनकी ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो क्वांटिटी आ जाएगी। अब आगे होगा समझ में आपकी, यानी सेंट्रल लाइन मेथड से एस्टिमेट करने के लिए सबसे पहले दोनों दीवारों की सेंट्रल लाइन निकालते हैं, लंबी दीवार की भी और छोटी दीवार की भी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लंबी दीवार की लंबाई सेंटर टू सेंटर निकालने के लिए दोनों आउटर वाल के बीच की दूर लंबाई प्लस आधी ये वाल प्लस आधी ये वाल करके हमने लंबाई निकाली, जोड़ दिया। सिमिलरली छोटी दीवार की सेंटर टू सेंटर लाइन निकालने के लिए दोनों आउटर वाल के मध्य की दूरी जो 4 मीटर है वो ली और उसमें आधी ये दीवार और आधी ये दीवार दो जोड़ दी, जो कि 4.3 आ गई। इसका मतलब एक आ गई 7.6, दूसरी आ गई 4.3। अब ये चूंकि 3 दीवारें यहाँ पर छोटी हैं, 2 दीवारें लंबी हैं, तो 2 को तो मल्टीप्लाई कर दिया 7.6 से, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 4.3 से, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने टोटल लंबाई निकाल ली साहब, सेंट्रल लाइन ऑफ ऑल, तीनों छोटी दीवार और दोनों बड़ी दीवार, तो ये आ गया 28.1। अब यहाँ पर एक जरा सी ध्यान देने वाली बात है जो मैंने अभी भी आपको बताई थी इससे पहले भी, कि इस सेंट्रल लाइन की जब मैं लंबाई निकाली तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक निकाली और ये इतनी चौड़ाई है, लिहाजा जब छोटी दीवार की निकाली तो यहाँ से लेके यहाँ तक निकाली। इसका मतलब ये आधा पार्ट इधर और आधा पार्ट इधर 2 बार कैलकुलेशन में आ गया। लिहाजा क्वांटिटी निकालने से पहले हमें इसको घटाना होगा, और आसान इसका तरीका ये है ये समझने के लिए कि अगर सेंट्रल लाइन से हम सवाल कर रहे हैं तो टोटल लंबाई निकालिए और उसमें से कंसर्निंग फुटिंग की चौड़ाई को माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो होगा हमारा टोटल लंबाई।
जैसे कि हमने फाउंडेशन लेवल पे 28.1 में से 1 माइनस कर दिया तो 27.1 हो गई हमारी टोटल लंबाई। सिमिलरली फर्स्ट फुटिंग पर हम 80 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, किसमें से 28.1 में से। सेकंड पर 60 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, थर्ड पर 50 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, इस पर 40 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे और यहाँ पर 30 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, तो हमारी टोटल लंबाइयाँ आ जाएंगी। अब इस टोटल लंबाई एट एवरी फुटिंग आ जाएगी। इनको फुटिंग की चौड़ाई और फुटिंग की ऊंचाई से मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी निकालनी। ठीक है ना। अब ये समझिए कि अब आपकी समझ में ये चीज़ आ गई, तो अब आप यहाँ आ जाइए। देखिए मैंने सॉल्व कर रखा है। पहला हमारा आइटम है अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। फाउंडेशन में मिट्टी खुदाई का कार्य करने के लिए सबसे पहले हम लंबाई निकालेंगे, तो 28.1 मीटर हमने ये ली टोटल लंबाई जो हमारी आई थी। उसमें से हमने 1 मीटर, चूंकि इसकी चौड़ाई है लिहाजा 1 मीटर हमने घटा दिया, तो 27.1 मीटर हमारी मिट्टी खुदाई की टोटल लंबाई आ गई। लिहाजा हमने नंबर वाले खाने में 1 लिख लिया और लंबाई में 27.1 लिख लिया। अब मैंने आपको बताया था ये लंबाई हम देखते हैं प्लान से। अब चौड़ाई और ऊंचाई हम देखेंगे सेक्शन से। तो हमने देखा कि अर्थवर्क के लिए 1 मीटर की हमारी चौड़ाई है और अब 1 मीटर की गहराई है। कैसे? 30 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर 50, 10 60 और 10 70 और 30 100, यानी पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक गहराई हमने मिट्टी खोदेंगे खत्ती। तो इस खत्ती खोदने के लिए 27.1 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी हम खत्ती खोदेंगे। तो हम तीनों को मल्टीप्लाई करके इसकी क्वांटिटी निकाल लेंगे, जो हो गई 27.1 मीटर। अब चूंकि टोटल हमारी अर्थवर्क हो गया, लिहाजा टोटल क्वांटिटी में भी सेम चीज रिपीट हो जाएगी। 27.1 मीटर 10 मीटर क्यूब, ये हमारा हो गया अर्थवर्क पहला आइटम। दूसरा आइटम, अब हम सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। तो सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन निकालने से पहले भी हम इस टोटल लंबाई जो 28.1 आई थी, लिहाजा उसमें भी हम घटाएंगे 1 मीटर। क्यों घटाएंगे? कि सीमेंट कंक्रीट हम इसी पोर्शन में तो भरेंगे, उतनी चौड़ाई में भरेंगे, उतनी लंबाई में भरेंगे जितनी की हमने खुदाई की है। लिहाजा यहाँ पर भी हमने 1 नंबर लिख लिया और 27.1 जितना ये थी लंबाई उतनी लिख ली और जितनी चौड़ाई ये थी उतनी चौड़ाई ये लिख ली हमने। अब हम केवल ये देखें सेक्शन से कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो अर्थवर्क के लिए ऊंचाई थी 1 मीटर, जबकि हमारी सीमेंट कंक्रीट की ऊंचाई है साहब 30 सेंटीमीटर। तो लिहाजा हमने यहाँ पर 30 सेंटीमीटर लिख लिया, तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया और मल्टीप्लाई करने के बाद 8.13 हमारा ये आ गया सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। अब ये सीमेंट कंक्रीट हमारा इतना ही कार्य है, लिहाजा टोटल में भी 8.13 मीटर क्यूब आ गया। इस तरीके से 2 आइटम हो गए। तीसरा आइटम जो है हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क इन फाउंडेशन। तो आप देखेंगे कि ये जो फाउंडेशन है और फाउंडेशन एंड प्लिंथ, लिहाजा हम इसमें स्टेप वाइज या फुटिंग वाइज चलेंगे। तो इसको हम बांट लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा फर्स्ट फुटिंग में लंबाई, फर्स्ट फुटिंग में यानी इसमें लंबाई। तो लंबाई कितनी हो गई साहब? 28.1 माइनस 0.8 मीटर ये लंबाई। ठीक है साहब। तो 0.8 माइनस किया 28 में से, तो 27.3 आ गया। लिहाजा 27.3 लंबाई वाले कॉलम में और नंबर में 1 और 0.8 यहाँ से चौड़ाई, 0.8 यहाँ से चौड़ाई और 0.2 यहाँ से ऊंचाई सेक्शन से। 0.8 और 0.2, लिहाजा 0.8 और 0.2 लिख लिया और इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा ये आ गया ब्रिकवर्क 4.368, जो कि हमारा फर्स्ट फुटिंग है। सिमिलरली अब हम सेकेंड फुटिंग के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले लंबाई निकालेंगे। L बराबर हो जाएगा 28.1 माइनस 60, क्योंकि सेकेंड फुटिंग हमारी 60 की है। तो
तो हमने किया इसमें सेकंड फुटिंग 28.1 माइनस 0.6 तो 27.5 इसकी लंबाई आ गई। तो साहब लंबाई के खाने में 27.5 और चौड़ाई में 0.6, ऊंचाई फिर आप यहाँ से देख लीजिएगा 0.1, तो ये आ गई 0.1, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया साहब 1.650। इसका मतलब ये आ गया हमारा फर्स्ट फुटिंग में, ये आ गया हमारा सेकंड फुटिंग में, ब्रेक वर्क। अब इसी तरह से थर्ड फुटिंग का निकालेंगे तो थर्ड फुटिंग का मतलब हुआ 1 2 3, तीसरी फुटिंग। तो तीसरी फुटिंग 50 की है, लिहाजा ये निकालने के लिए हम लंबाई निकालेंगे और वही 28.1 माइनस 0.5 यानी 27.6, तो 27.6 लंबाई में लिख लिया, चौड़ाई में फिर यहीं से 0.5 लिखा और ऊंचाई भी यहीं से ले ली 0.1, तो 0.5 और 0.1, और जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद में थर्ड फुटिंग में 1.380 मीटर क्यूब आ गया इसका आंसर, जो कि ब्रिक वर्क की क्वांटिटी है। तो फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग और ये आ गई आपकी थर्ड फुटिंग। अब आप देखें सेक्शन में 1 2 3, तीसरी फुटिंग के बाद ये है हमारी प्लिंथ वाल। तो ये प्लिंथ वाल आप देखेंगे कि ये जीएल से दो हिस्सों में डिवाइड है। ये यहाँ पर जीएल की लाइन है, लिहाजा दो हिस्सों में ये डिवाइड है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर चौड़ाई 40 है, जबकि जीएल तक लंबाई जो है ऊंचाई 30 है और जीएल के ऊपर 60 है। लिहाजा दोनों ही बार में लंबाई निकालने के लिए 40 का प्रयोग होगा, जबकि ऊंचाई बिलो जीएल 30 और एबो जीएल 60। तो साहब अब हम आते हैं प्लिंथ वाल बिलो जीएल, तो एल बराबर हो गया 28.1 मीटर माइनस 0.4 मीटर, 28.1 माइनस 0.5 तो ये आ गया 27.7। लिहाजा हमने लंबाई में फिर लिखा 27.7, 0.4 चौड़ाई में और 0.3 ऊंचाई में, यहाँ से लिख लिया साहब। इसे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 3.324 मीटर क्यूब, जो कि प्लिंथ वाल है हमारी बिलो जी। अब हम बात करते हैं प्लिंथ वाल अबव जीएल की, तो लंबाई निकालेंगे वही 28.1 लेंगे और माइनस 0.4 करेंगे, तो 28.1 माइनस 0.4 इक्वल टू आ गया 27.7। हमने लंबाई में लिख लिया 27.7 और साहब चौड़ाई में 0.4 और ऊंचाई में 0.6, यहाँ से लिख लिया ये 0.6। इस तरह से इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ये आंसर निकाल लिया, ये आ गया 6.648। ये हो गया साहब हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, फर्स्ट फुटिंग में, सेकंड फुटिंग में, थर्ड फुटिंग में और साहब बिलो जीएल और अबव जीएल। अब चूंकि हम पूरी लंबाई निकाल करके हमने किया है, लिहाजा अब इसमें शॉर्ट वाल नहीं आएगी, जैसा कि पिछले सवाल में आई। तो टोटल को हमने इन पांचों को सम किया, तो सम करने के बाद हमारा रिजल्ट आ गया 17.37 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क, जो कि हमारा फाउंडेशन और प्लिंथ वाल में होगा। इस तरीके से हमने 3 आइटम निकाल लिए, अर्थवर्क निकाल लिया, सीमेंट कंक्रीट निकाल लिया और आपका ये फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क निकाल लिया। अब चौथा आइटम है 2.5 सेंटीमीटर डीपीसी, 2.5 सेंटीमीटर डीपीसी। तो आप देखेंगे कि डीपीसी हमारी यहीं पर पड़ेगी प्लिंथ वाल के ऊपर, तो जब ये पड़ेगी तो इसकी चौड़ाई भी 40 है, तो सीधी सी बात है इसकी लंबाई निकालने के लिए भी हम 28.1 माइनस 0.4 तो 27.7 लंबाई हो गई डीपीसी। तो डीपीसी में हमने लिख लिया 27.7 लंबाई, 0.4 चौड़ाई। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो 2.5 सेंटीमीटर डीपीसी है इसको नहीं लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम है, लिहाजा इसको जब हमने 2 यूनिट को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 11.08 मीटर स्क्वायर। डीपीसी की यूनिट है मीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 ही यूनिट प्रयोग होती हैं, तो ये आ गया। कल भी मैंने आपको ये एक चीज बताई थी और आज आप फिर देख लीजिए कि जब हम इसमें डीपीसी डालते हैं तो दरवाजा की जो सिल होती है वहां पर हम डीपीसी नहीं डालते, लिहाजा ये वाली हमने निकाल ली पूरी की, लिहाजा इन दोनों दरवाजों की डीपीसी हमें माइनस करनी होगी।
तो अब हमने इसके बाद लिखा डिडक्शन फॉर डोर सिल, यानी डोर की सिल के लिए डिडक्शन कितना है साहब, 2 दरवाजे हैं, दरवाजे का साइज है हमारा 1.2, लिहाजा 1.2 हमने इसकी ये लंबाई आ गई। उसके बाद में 0.4 दीवार की चौड़ाई है, तो इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.96, इसका मतलब 11.08 मीटर स्क्वायर, जो कि पूरी क्वांटिटी आई थी चारों दीवारों की, उसमें से हमने 0.96 माइनस किया डिडक्शन की वजह से, लिहाजा हमारी क्वांटिटी आ गई 10.120 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया चौथा आइटम। अब पांचवा आइटम फिर हमारा आया फर्स्ट क्लास ब्रेकवर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर में हम ये देखेंगे यहाँ पर चौड़ाई हमारी 30 सेंटीमीटर है, तो फिर उसी तरीके से इसकी लंबाई निकालेंगे, लंबाई इक्वल टू हो जाएगी 28.1। ये क्या है 28.1, ये वही है जो हमने टोटल लंबाई निकाली थी, 28.1 माइनस 0.3, चूंकि इसकी चौड़ाई 0.3 है सुपर स्ट्रक्चर की, लिहाजा हमने इसे माइनस किया, तो माइनस करने के बाद 27.8 आया, लिहाजा लंबाई में हमने 27.8 और चौड़ाई में 0.3 और था ऊंचाई यहाँ से देख ली 4.2, इसे हमने जब मल्टीप्लाई किया तो आ गया आंसर 35.028 मीटर क्यूब। इसका मतलब इन पूरी दीवारों में सुपर स्ट्रक्चर करने के लिए हमने ब्रिक वर्क किया 35.08। लेकिन अब आप देखेंगे इसमें 2 दरवाजे, ये जो आया हमारा ये आया उस कंडीशन में जबकि हमने दीवार को सॉलिड मान करके कैलकुलेशन की और ये मान लिया कि बिल्कुल कोई दरवाजा वो खिड़कियां नहीं है, तो आ गया 35.08 मीटर क्यूब। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें 2 दरवाजे हैं, 1 2 3 4 खिड़कियां हैं और 2 इसमें शेल्फ्स हैं, लिहाजा ये पार्ट जो दरवाजे और खिड़की और शेल्फ्स का है यहाँ पर हमारा ब्रिक वर्क नहीं होता, लिहाजा हमें इसको माइनस करना होता कहीं में से, टोटल ब्रिक वर्क में से। लिहाजा फिर हमने लिखा यहाँ पे डिडक्शन फॉर ब्रिक वर्क। नंबर 1 डोर, तो डोर है हमारे 2 और डोर की जो चौड़ाई है 1.2 मीटर और डोर की ऊंचाई है 2.1 मीटर और 0.3 मीटर हमारी दीवार की चौड़ाई है, लिहाजा हमने नंबर में 2, चौड़ाई में 1.2 और ऊंचाई में 2.1 और सब 0.3 दीवार की चौड़ाई, इन जब सबको मल्टीप्लाई किया तो 15.12 मीटर क्यूब आ गया 2 दरवाजों के लिए ब्रिक वर्क। इसी तरीके से विंडो के लिए, विंडो है 4, तो हमने यहाँ पर लिखा 4 विंडो। विंडो का साइज है 1 मीटर 1.5 मीटर, लिहाजा 1 मीटर इसकी लंबाई और 1.5 मीटर इसकी चौड़ाई और 0.3 मीटर दीवार की चौड़ाई, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 18.0 मीटर क्यूब। सिमिलरली शेल्स हैं हमारे 2, एक साहब ये है और एक ये है, तो इसमें 2 शेल्स हैं, इसका साइज है 1 मीटर इंटू 1.5 मीटर, तो 1 मीटर और लंबाई 1.5 इसकी ऊंचाई और 0.2 हमने यहाँ पर चौड़ी रखी है, ये देखेंगे आप ये 30 सेंटीमीटर से कम है, लिहाजा हमने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद 0.60 मीटर क्यूब आ गया। इन तीनों को डिडक्शन को सम किया, सम करने के बाद आ गया 3.912। ये 3.912 जो डिडक्शन की वैल्यू आई है, इस डिडक्शन की वैल्यू को इस 35.0828 में से घटाएंगे तो टोटल ब्रिक वर्क हमारा इतना आ जाएगा 31.116 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये हमने आज क्वेश्चन को सॉल्व किया है सेंट्रल लाइन मेथड से, और इसके जो ये रिजल्ट आए हैं 27.10 मीटर अर्थवर्क, 8.13 कंक्रीट, 17.37 ब्रिक वर्क और 10.12 हमारा आया है डीपीसी, और साहब ये आया है ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर में। इन वैल्यू को आप, मेरा जो पिछला लेक्चर है इससे पहला जो कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से मैंने 2 रूम बिल्डिंग के लिए किया है, उनसे आप इनको मिलान कर लीजिए, बिल्कुल समान वैल्यू आई इनकी जितने की उनमें आई। लिहाजा ये आज आपको पता चल गया कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें आइदर लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड या आपका सेंट्रल लाइन मेथड, आंसर दोनों का समान आता है।
फर्क सिर्फ इसमें इतना है कि उसमें लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल की लंबाई प्रत्येक फुटिंग पे निकालते हैं, यहाँ पर हम टोटल सेंटर लाइन निकालने के उपरांत इसकी वजह से ये जो बीच वाली दीवार 2 बार आ जाती है, इसको माइनस करने के लिए हमें डिफरेंट फुटिंग पर इसकी लंबाइयां निकालनी पड़ती हैं। और बस इस टोटल लंबाई में से आप जितनी भी चौड़ी ये है क्या नाम इसका फुटिंग, उसे माइनस करते चले जाइए और लंबाई आ जाएगी। उस लंबाई को फिर सेक्शन से देख करके चौड़ाई और इसकी गहराई से मल्टीप्लाई कर जाइए, तो इसमें इसका क्या नाम वर्ग आ जाएगा क्यूबिक मीटर में। इस तरीके से हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अब मैं समझता हूं कि आपकी समझ में अच्छी तरीके से ये आ जाना चाहिए। मैंने दोनों मेथड आपको करके दिखा दिए हैं। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसको दोबारा से सॉल्व करने का प्रयास करें। और सॉल्व करने से पहले ये मैप जो दिया हुआ है ये ज़रूर बना लें, क्योंकि बगैर इसके अभाव में, बगैर इसके आप इसको क्या नाम इसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। बस यही आज मेरा लेक्चर समाप्त होता है। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।